जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ फॉर आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। एज़ यूजुअल पहले प्रैक्टिस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में आज डिस्कस करेंगे निगोशिएशन एंड इंडोर्समेंट। लेकिन उससे पहले प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो पूछ लीजिए। हमने लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 पढ़ लिया है, हमने लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2, ये दो कंसेप्ट हमने कंप्लीट कर लिए हैं। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। सर ये डिमांड और टाइम इंस्ट्रूमेंट में लिखा हुआ है व्हिच इज एक्सेप्टेड और एंडोर्स्ड आफ्टर इट इज। हाँ जी, टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट में जो टाइप है डिमांड इंस्ट्रूमेंट, इसका थर्ड पॉइंट है विच इज़ एक्सेप्टेड आर एंडोर्स आफ्टर इट इज़ ओवरड्यू। ये रट्टे वाला पॉइंट है, ये आपने एज इट इज़ याद करना है। इसकी कोई केस स्टडी एप्लीकेशन नहीं होगी। सिर्फ अगर आपसे डिमांड इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन पूछे तो आपने उसमें इस पॉइंट को भी रिप्रोड्यूस करना है। क्लियर जी? इसको समझने की या गूगल पे सर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसको याद कीजिए। क्लियर हो गया मेरे भाई? पूछेंगे तो नहीं? अब याद करेंगे? हाँ याद करेंगे। रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन में पूछ सकता है, केस स्टडी में नहीं पूछेगा। टाइम इंस्ट्रूमेंट का थर्ड पॉइंट, टाइम इंस्ट्रूमेंट का थर्ड पॉइंट क्या है? ऑन और आफ्टर हैपनिंग ऑफ ए सर्टन इवेंट। वो कह रहा है अगर कोई इंस्ट्रूमेंट ऐसा है जो कि कब पे होगा, किसी सर्टन इवेंट के हैपन होने पे, तो उसे भी हम टाइम इंस्ट्रूमेंट कहेंगे। जैसे आपको बताया था ना, इसकी एग्जांपल दी थी, एक सर्टन इवेंट की एग्जांपल दी थी, एक अनसर्टन की। ठीक है, तो अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट ऐसा है जो आप सर्टन इवेंट हो उसके साथ लिंक कर दें तो वो टाइम इंस्ट्रूमेंट कहलाता है। ठीक है, जैसे ये एक तरह से रफली बता रहा हूँ, रफली ये जैसे कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट की एग्जांपल थी ना, कि उसमें कॉन्ट्रैक्ट को हमने लिंक कर दिया था किसी इवेंट के साथ। ठीक है, तो उसी तरीके से ये भी समझ लीजिए कि एक ये कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट की तरह है, वैसा नहीं है, वैसा नहीं है। ठीक है, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए लिंक करवा रहा हूं। क्लियर हो गया ये? तो बताइए इसमें निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में किसको सर्टेन इवेंट समझा जाता है और किसको सर्टेन इवेंट नहीं समझा जाता? डेथ को सर्टन समझा जाता है, मैरिज को अनसर्टन समझा जाता है। तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में इवेंट सर्टन होना चाहिए या अनसर्टन? सर्टन होना चाहिए। ठीक जी, और कोई क्वेश्चन? अगर सिर्फ पे ए लिखा हो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में तो वो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट होगा। अगर पे ए आर बेरर लिखा हुआ है, दोनों नाम भी लिखा है और बेरर का लफ्ज भी लिखा है, तो वो बेरर इंस्ट्रूमेंट बनता है। ठीक है, वो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट नहीं रहता। कौन सा इंस्ट्रूमेंट बन जाता है? बेरर। पे ए और ऑर्डर, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है, बिल्कुल ऐसे ही है। पे ए और बेरर, बेरर इंस्ट्रूमेंट है, और सिर्फ पे ए लिखा हो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। ठीक है जी, और की क्वेश्चन? और की क्वेश्चन? अगर कोई इंस्ट्रूमेंट पाकिस्तान में पेएबल है नॉन रेजिडेंट को, तो वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट होगा? डिपेंड करता है इंस्ट्रूमेंट ड्रॉ कहाँ हुआ। ड्रॉ पाकिस्तान में हुआ, अगर ड्रॉ पाकिस्तान में हुआ, पेएबल भी पाकिस्तान में है, लेकिन किसी नॉन रेजिडेंट को, तो वो इनलैंड है। पाकिस्तान में ड्रॉ होना लाजमी है। पेएबल इन पाकिस्तान या पेएबल टू रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान में से एक कंडीशन पूरी होना जरूरी है। एक भी कंडीशन पूरी हो जाए तो वो इनलैंड बन जाएगा। यहां पे चूंकि पेएबल इन पाकिस्तान हो गया तो वो इनलैंड हो गया। ड्रॉन इन पाकिस्तान, पेएबल इन फॉरेन कंट्री टू रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान, ड्रॉन इन पाकिस्तान, पेएबल इन फॉरेन कंट्री टू ए रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान, वो भी इनलैंड है। और अगर पे ड्रॉन इन पाकिस्तान, पेएबल टू फॉरेन कंट्री टू नॉन रेजिडेंट, वो फॉरेन हो जाएगा। और कोई क्वेश्चन?
कोई क्वेश्चन नहीं? चलिए अब फिर चलते हैं हम असाइनमेंट को प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन 5, स्टेट वेदर फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स आर इनलैंड और फॉरेन। आउटलैंड नहीं, आउटलैंड क्या होता है? फॉरेन। इनलैंड है या फॉरेन है? शाबाश। प्रॉमिसरी नोट मेड इन पाकिस्तान बट पेएबल इन म्यांमार। म्यांमार किधर है? म्यांमार किधर है? सर्च करें ये किस कंट्री में है। श्रीलंका में तो नहीं है कि म्यांमार एक अलग कंट्री है जहाँ पे वो खबरें आती थी ना मुसलमानों पे जुल्म होते हैं, खबरें आती होती ना, याद नहीं है? बर्मा में। ये देखें म्यांमार किधर है, पाकिस्तान में है या किसी और? बर्मा में है। हाँ जी। तो अब ड्रॉन इन पाकिस्तान लेकिन पेएबल इन फॉरेन कंट्री, तो फिर डिपेंड करता है कि रेजिडेंट को पेएबल है कि नॉन रेजिडेंट को। अगर रेजिडेंट को पेएबल है तो ये इनलैंड है, अगर नॉन रेजिडेंट को पेएबल है तो फॉरेन है। क्लियर मेरे भाई को समझ आई? भाई को समझ ही नहीं आई? किताब कहीं और पढ़ी है, किताब दूर है, मोबाइल पास है, ऐसे थोड़ी सी होता है। क्यों हो जाता है? नहीं होता सी ऐसे। सेकंड, बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन इन पाकिस्तान ऑन ए पर्सन रिजाइडिंग इन यूके एंड मेड पेएबल इन यूके। पेएबल भी यूके में है और रेजिडेंट भी यूके का है, तो ये फॉरेन होगा। पाकिस्तान का रेजिडेंट होता तो फिर इनलैंड होता, अभी ये फॉरेन। थर्ड, बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन इन लाहौर। लाहौर किस कंट्री में है? पाकिस्तान में। बिल ड्रॉन इन लाहौर ऑन ए पर्सन रिजाइडिंग इन सादिकाबाद। सादिकाबाद किधर है? पाकिस्तान। पेएबल इन सादिकाबाद आर इन दुबई। देखिए ड्रॉन भी लाहौर में हो रहा है और पेएबल भी रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान है। तो अब चाहे इसको पाकिस्तान में पेएबल हो या दुबई में या किसी से फर्क नहीं पड़ता, दो कंडीशन पूरी हो गई है। पहला ड्रॉन इन पाकिस्तान और दूसरा पेएबल भी रेजिडेंट को है, तो ये इनलैंड इंस्ट्रूमेंट हो गया। फोर्थ, बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन इन यूके। ड्रॉन इन यूके आगे कहानी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, फॉरेन है। जो ड्रॉ है यूके वो कंफर्म है फॉरेन। पहली कंडीशन पूरी होना लाजमी है, दूसरी दो में से कोई एक पूरी हो जाए तो वो इनलैंड होता है। ये तो कंफर्म हो गया फॉरेन। फिफ्थ, बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन इन सक्खर ऑन ए पर्सन रिजाइडिंग इन टोबा टेक सिंह बट पेएबल इन अफगानिस्तान। इनलैंड। ड्रॉ भी पाकिस्तान में हुआ, टोबा टेक सिंह पाकिस्तान में है। अगर ये ना पता चले कि शहर किस कंट्री में है, नहीं, उम्मीद है वो आपको उन्हीं शहरों के नाम बताएगा केस स्टडी में, एग्जाम में, जो उसने बुक में यूज़ किया है, इसके अलावा नहीं बताया पूछेगा। या कोई ऐसा नाम पूछेगा जो प्रोबेबली आप आसानी से समझ जाएंगे, जैसे कराची, जैसे इस्लामाबाद, जैसे लाहौर, जैसे पेशावर, जैसे पिंडी, इस तरह के नाम यूज़ करेगा। नहीं तो सर्च नहीं उधर एग्जाम में कर सके। तो फिफ्थ हो गया जी, ड्रॉ सक्खर में हुआ है, रेजिडेंट इन टोबा टेक सिंह पाकिस्तान में, तो ये इनलैंड है। सिक्स, ए प्रॉमिसरी नोट मेड इन मुल्तान एंड पेएबल इन पेशावर। इनलैंड। बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन इन यूके, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं, ड्रॉन इन यूके से ही पता चल गया कि ये फॉरेन है। क्लियर जी? कोई प्रॉब्लम इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी मेरे भाई। अगर कोई मतनाज़ा एरिया में, देखें वो आपसे ऐसी केस स्टडी और टेस्ट नहीं करवाएगा, ठीक है, कि जो मतनाज़ा मकबूजा कश्मीर में पेएबल है, नहीं, ऐसा नहीं करेगा, ठीक है। वो आपको क्लियर कोई ऐसा सिटी बताएगा जो पाकिस्तान का फेमस सिटी होगा, विच इज एक्सेप्टेड। प्यारे भाई, आपके आने से पहले मैं ये बता चुका हूँ कि ये जो डिमांड इंस्ट्रूमेंट में तीसरे वाला पॉइंट है, इसको रट्टा लगाना है। सारे ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स आप लोग भी लिखें, ये भी बार बार पूछते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, ये तीसरा पॉइंट समझा दें। लिखे तीसरे वाले पॉइंट के साथ लिखे, ये रट्टे वाला पॉइंट है, इसका रट्टा लगाना है और सर से बार बार नहीं पूछना। लिखें
सर से ये पॉइंट पूछ के शर्मिंदा ना हो, लिखा था ना उधार मांग के शर्मिंदा, हाँ ये वाला, ये जो आप पूछ रहे थे ये वाला, इसको रटा लगाना है एज इट इज। ठीक है, आपकी भी जिंदगी आसान, मेरी भी जिंदगी आसान। केस स्टडी में नहीं आएगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है जी। हाँ, रिप्रोडक्शन के डेफिनेशन में पूछ सकता है तो वो आपकी जिम्मेदारी है, अगर डेफिनेशन में पूछा तो वो आपने याद करके उसका तीसरा पॉइंट लिखना है। आगे चलते हैं। 6, स्टेट वेदर फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स आर डिमांड आर टाइम इंस्ट्रूमेंट्स। पहला, अमजद ड्रॉन। ड्रॉ का मतलब क्या होता है भला? लिखना, लिखना, ड्रॉन। अमजद ड्रॉन, अमजद ने लिखा। ए बिल ऑन साजिद, साजिद के लिए। अमजद ड्रॉन ए बिल ऑन साजिद का मतलब क्या है? अमजद ने लिखा साजिद के लिए एक बिल। एंड नो टाइम ऑफ पेमेंट वाज स्पेसिफाइड इन इट। जब कोई भी टाइम ऑफ पेमेंट तो फिर इमीडिएटली पेबल होता है, डिमांड इंस्ट्रूमेंट है। सेकंड, अदील साइंड ए बिल ऑफ एक्सचेंज विद फॉलोइंग वर्ड्स 3 months आफ्टर डेट। आफ्टर डेट का मतलब है आज की डेट के 3 महीने बाद। पे टू राहील आर ऑर्डर द सम ऑफ ₹10,000 ओनली फॉर वैल्यू रिसीव्ड। यानी आज से 3 महीने के बाद 10,000 पे करूंगा और इसके बदले में मैं चीजें वसूल कर चुका हूं आज। फॉर वैल्यू रिसीव्ड का मतलब क्या है? कंसिडरेशन रिसीव्ड। ये फॉर वैल्यू रिसीव्ड लिखना लाजमी नहीं होता, सिर्फ आप इतना भी लिख दें कि मैं पे करूंगा आपको 1 साल के बाद या 2 महीने के बाद, तो वो भी सफिशिएंट है। ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट हुआ? टाइम। कैसे पता चला टाइम इंस्ट्रूमेंट है? 3 months टाइम लिखा तो है। क्या टाइम इंस्ट्रूमेंट में डेट मेंशन होना जरूरी है कि पीरियड भी मेंशन हो सकता है? डेट मेंशन होना जरूरी है कि पीरियड भी? पीरियड भी। और पीरियड के साथ इवेंट भी मेंशन हो सकता है कि नहीं? इवेंट भी मेंशन हो सकता है, लेकिन उस इवेंट में खास बात होना जरूरी है, सर्टन हो। अच्छा, कंटिंजेंट इवेंट में भी, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में भी एक इवेंट होता था, कोलैटरल होता था कि नहीं? और हैरान होके देख रहे मेरा भाई बता, हो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में कोई इवेंट होता था? वो उसके एसेंशियल पड़े थे कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के, उसमें इवेंट सर्टन होना जरूर, सर्टन होता था कि अनसर्टन है? भूल गया, ये याद ही नहीं किया कभी। वहां पे इवेंट कौन सा होता था? अनसर्टन, लेकिन यहां पे सर्टन, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट था, ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है। भूल गए सारा, याद ही नहीं, आखिरी महीने करेंगे रिया, कहाँ याद है। चलें, बहरहाल ये क्लियर हो गए दोनों क्वेश्चन, खत्म, इतनी सी बात थी। चलिए अब हम चलते हैं आज के नए कंसेप्ट्स की तरफ। निगोशिएशन एंड इंडोर्समेंट। अच्छा, सबसे पहले मुझे बताइए निगोशिएशन और इंडोर्समेंट में फर्क क्या है? इंडोर्समेंट एक तरीका है, निगोशिएशन करने के 2 तरीके हैं। निगोशिएशन करने के कितने तरीके हैं भाई? निगोशिएशन करने के कितने तरीके हैं? कौन कौन से? डिलीवरी और डिलीवरी प्लस इंडोर्समेंट। 2 तरीके कौन से हैं निगोशिएशन के? निगोशिएशन का मतलब क्या होता है? निगोशिएशन के कितने तरीके हैं? 2। कौन कौन से? एक डिलीवरी और एक इंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी। निगोशिएशन का मतलब क्या है? जब इंस्ट्रूमेंट एक पार्टी से दूसरी पार्टी को ट्रांसफर किया जाए, राइट टू रिसीव मनी ट्रांसफर हो जाए, इसे कहते हैं निगोशिएशन। निगोशिएशन के 2 तरीके हैं, डिपेंड करता है इंस्ट्रूमेंट कौन सा है। अगर इंस्ट्रूमेंट बेरर है तो निगोशिएशन होगी बाय मेयर डिलीवरी। मेयर उसे कहते हैं मेयर डिलीवरी, सिर्फ डिलीवरी के जरिए से, बाकी और कोई चीज जरूरी नहीं। और अगर ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है, बेयर इंस्ट्रूमेंट है, तो सिर्फ डिलीवरी से निगोशिएशन हो जाएगी।
ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है तो दो काम करने पड़ेंगे, इंडोर्समेंट करने पड़ेगी और डिलीवरी। इंडोर्समेंट का मतलब क्या होता है? साइन करना। आसान भाषा में इसका मतलब क्या है इंडोर्समेंट का? साइन करना, सिग्नेचर। इंस्ट्रूमेंट के ऊपर सिग्नेचर करना ताकि उसे निगोशिएट किया जाए, इसे कहते हैं इंडोर्समेंट। अब हम पढ़ेंगे इंडोर्समेंट से रिलेटेड दो कंसेप्ट, एक टाइप्स ऑफ इंडोर्समेंट और दूसरा इसेंशियल्स ऑफ इंडोर्समेंट या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडोर्समेंट कह लें। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? इंडोर्समेंट से रिलेटेड दो कंसेप्ट्स। कौन कौन से? टाइप्स, कैरेक्टरिस्टिक्स। पहले टाइप, इंडोर्समेंट की दो टाइप्स हैं। पहली टाइप है फुल या स्पेशल इंडोर्समेंट और दूसरी टाइप है ब्लैंक या जनरल इंडोर्समेंट। ठीक है, फुल या स्पेशल इंडोर्समेंट कौन सी होती हैं? जिसमें साइन भी किए जाते हैं, नाम भी लिखा जाता है इंडोर्सी का जिसको ट्रांसफर कर रहे हो, यह है फुल या स्पेशल इंडोर्समेंट। और ब्लैंक या जनरल इंडोर्समेंट किसे कहते हैं? ब्लैंक, ब्लैंक जिसमें सिर्फ साइन लिखे हों, ओनली साइन, नाम ना लिखा हो। ब्लैंक इंडोर्समेंट का इफेक्ट क्या होता है? इंस्ट्रूमेंट बेरर हो जाता है। जो पहले ऑर्डर था अब वो क्या हो जाता है? बेरर हो जाता है। और अगर फुल इंडोर्समेंट कर ले तो वो ऑर्डर हो जाता है। फुल इंडोर्समेंट वाला इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। और ब्लैंक वाला बेरर इंस्ट्रूमेंट। क्लियर? ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंट इंडोर्समेंट की कितनी टाइप्स हैं? दो। कौन कौन सी? फुल और स्पेशल, और दूसरा ब्लैंक या जनरल। फुल इंडोर्समेंट कौन सी होती है? सिग्नेचर भी हो, सिग्नेचर के साथ नाम भी मेंशन किया जाए। और ब्लैंक या जनरल सिर्फ सिग्नेचर हो। ब्लैंक इंडोर्समेंट का इफेक्ट क्या होता है? इंस्ट्रूमेंट बिकम्स बेयरर। यहां तक कोई प्रॉब्लम? चलिए अब हम इसके एसेंशियल्स पढ़ लेते हैं। एसेंशियल्स क्या है इंडोर्समेंट के? पहला, साइन होना जरूरी है। पहला क्या है? साइन होना जरूरी है। और साइन कौन करेगा? साइन कौन करेगा? जो इंडोर्सर है वही करेगा। अच्छा, साइन किस चीज पे होने चाहिए? साइन होने चाहिए किस चीज पे? इंस्ट्रूमेंट के ऊपर। इंस्ट्रूमेंट के फेस, यानी फेस से मतलब फ्रंट साइड, वहां पे भी हो सकते हैं, बैक में भी हो सकते हैं। जैसे अगर आप कभी चेक आपके हाथ लगे तो बैक साइड पे देखिएगा, बैक साइड पे भी सिग्नेचर की जगह रखी होती है उन्होंने। तो इसका मतलब चेक के फ्रंट पे भी साइन कर सकते हैं, फेस पे भी और बैक पे भी। हाँ, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में एक और, अगर फ्रंट पे साइन कर करके उधर कोई जगह ना बचे, फिर क्या करें? फेस पे कोई जगह नहीं है, बैक साइड पे साइन करना शुरू कर दें। बैक साइड पे भी निगोशिएट होते होते कोई जगह नहीं बची, साथ में पेज लगा ले। उस पेज का नाम उसने लिखा, क्या नाम है? अलाउंज। अलाउंज, ALONGE, अलाउंज। ठीक, चलिए तो इसेंशियल्स क्या है इंडोर्समेंट के? पहला साइन हो, दूसरा इंस्ट्रूमेंट पे साइन हो, तीसरा एंटायर अमाउंट की निगोशिएशन होगी। ऐसा नहीं होगा कि मेरे पास 1 लाख का इंस्ट्रूमेंट में मैं 40,000 इनको निगोशिएट कर दूं, बाकी 60,000 अपने पास रखूं। ऐसा नहीं होगा। फुल अमाउंट, लाख का इंस्ट्रूमेंट है तो या तो लाख की इंडोर्समेंट होगी या लाख की इंडोर्समेंट नहीं होगी। फुल अमाउंट। और दूसरा, जो इंडोर्सी है, जो कौन है? इंडोर्सी है, जिसको इंडोर्स किया जा रहा है, वो भी सिंगल पर्सन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सिंगल पर्सन होना चाहिए। अगर इंडोर्सीज सिंगल नहीं है, मल्टीपल है, तो वो भी वैलिड इंडोर्समेंट नहीं समझी जाती। ठीक है जी, ये है इंडोर्समेंट के एसेंशियल्स। एक, इट मस्ट बी ऑन इंस्ट्रूमेंट इटसेल्फ, ये पढ़ लिया हमने। साइंड बाय इंडोर्सर फॉर द पर्पस ऑफ निगोशिएशन, कौन साइन करेगा?
इंडोर्सर, साइन होना लाजमी है। अच्छा, साइन के साथ कोई नाम या अल्फाज लिखना लाजमी नहीं है, सिर्फ साइन से भी एंडोर्समेंट हो जाती है। फर्क सिर्फ यह है कि वो फिर बेयर इंस्ट्रूमेंट बन जाता है, लेकिन नाम चाहे तो लिखें चाहे ना लिखें। कह रहा है एडिशनल वर्ड लिखना लाजमी नहीं है, साइन करके एडिशनल वर्ड या नाम लिखना लाजमी नहीं है, सिर्फ साइन कर दिए इससे भी एंडोर्समेंट हो जाएगी। एंडोर्समेंट मस्ट बी फॉर एंटायर अमाउंट, फॉर पार्ट ऑफ द अमाउंट इज इनवैलिड। एंडोर्समेंट मस्ट बी फॉर सिंगल एंडोर्जी, 2 और मोर एंडोर्जी से इनवैलिड हो जाएगा। और इट मस्ट बी कंप्लीटेड बाय डिलीवरी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। इसका मतलब क्या हुआ? हाँ जी, एक केस स्टडी में उसने क्या कहा कि एक बंदे ने इंस्ट्रूमेंट प्रॉमिसरी नोट लिख दिया, अपनी जेब में डाल दिया कि कल दूंगा दूसरी पार्टी को। रात को उसकी डेथ हो गई। वो जो दूसरी पार्टी थी वो अब उसके ताज़ियत करने के लिए आए, उन्होंने देखा मैयत पड़ी है, उसने कहा जरा जेब शेब चेक कर ले, वो जो है ना हल्का हो जाए, इसलिए उसमें से प्रॉमिसरी नोट मिल गया। वो तो बहुत खुश, उसने जेब में डाल दिया। क्या इस प्रॉमिसरी नोट की पेमेंट होगी? क्या ये वैलिड प्रॉमिसरी नोट है? क्या वैलिड एंडोर्समेंट है? क्यों नहीं है? उसने साइन कर दिया, लिख दिया, डिलीवर नहीं हुआ। डिलीवरी होना जरूरी है, और डिलीवरी से मुराद है वॉलंटरी डिलीवरी, खुद से की हो, खुद से की हो। हाँ, लास्ट से ना उठाया हो प्रॉमिसरी नोट, वो वैलिड डिलीवरी नहीं है। ठीक है जी, क्लियर होगी ये बात? अच्छा, अब नेक्स्ट कंसेप्ट, लायबिलिटी ऑफ इंडोर्सर क्या है? लायबिलिटी ऑफ इंडोर्सर क्या है? भाई इंडोर्सर की लायबिलिटी क्या है? ड्यू डेट जब आएगी, अगर ये इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर हो जाता है तो हर इंडोर्सर की जिम्मेदारी है कि वो सब्सिक्वेंट पार्टी को लायबल हो, पेमेंट हो। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जरा समझ लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, मुझे लगा था नहीं समझ आएगी। फर्ज कीजिए ये एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, मिस्टर असलम ने साइन किया है और उसने लिखा है आई प्रॉमिस टू पे ₹5,000 टू बकर। ठीक है, दो पार्टीज है इसमें। प्रॉमिसरी नोट में कितनी पार्टी है? दो। एक मेकर जिसने प्रॉमिसरी नोट बनाया है, और एक है पेई जिसको पेमेंट होनी है। प्रॉमिसरी नोट में कितनी पार्टीज हैं? कौन कौन सी? मेकर जिसने ये प्रॉमिसरी नोट लिखा है, और दूसरी पेई जिसको पेमेंट होनी है। पेई किसको कहते हैं? जिसको पेमेंट होनी है। दो पार्टीज हैं। अब ये मेकर है, इसने नोट लिखा, साइन कर दिया, इसके बाद ये नोट किसको दे दिया जाएगा? प्रॉमिसरी नोट बकर को। ये बकर की जेब में रहेगा। जब ड्यू डेट आएगी या जब इसको पैसों की जरूरत होगी कि डिमांड इंस्ट्रूमेंट है, ये असलम को जाके प्रेजेंट करेगा, उसे दिखाएगा, डिमांड करेगा और उससे पेमेंट वसूल कर लेगा। क्लियर? अच्छा, अब हुआ क्या? ये 3 महीने बाद पेमेंट होनी थी, फिर टू डू बकर आफ्टर 3 months। बकर को पहले ही पैसों की जरूरत पड़ गई। बकर ने आगे ये इंस्ट्रूमेंट दे दिया चांद को, चांद ने इंस्ट्रूमेंट आगे दे दिया दाऊद को, कंसीडरेशन वसूल करके। अब ये इंस्ट्रूमेंट किसके पास है? दाऊद के पास। यहां पे बकर ने जब निगोशिएशन की, यानी चांद को इंस्ट्रूमेंट दिया, साइन करके दिया, और जब चांद ने आगे दाऊद को इंस्ट्रूमेंट दिया तो साइन यानी एंडोर्समेंट करके दिया। अब ये ड्यू डेट पे असलम से पैसे लेने के लिए कौन जाएगा? दाऊद जाएगा, बिल्कुल। अगर अभी नहीं, अभी दाऊद जाएगा। अभी कौन जाएगा? दाऊद जाएगा। दाऊद असलम के पास गया। अगर तो असलम पेमेंट कर देता है, बिल्कुल ठीक। अगर असलम पेमेंट नहीं करता, दाऊद इंस्ट्रूमेंट लेके वापस आ जाएगा। अब दाऊद क्या करेगा? इंस्ट्रूमेंट चांद को दे देगा। और क्या चांद लायबल है दाऊद को पे करने के लिए?
बिल्कुल लायबल है। अच्छा, फिर चांद के बाद इंस्ट्रूमेंट आ गया, चांद क्या करेगा? बकर को। क्या बकर चांद को पैसे अदा करने के लिए लायबल है? इसी चीज को उसने लिखा, एवरी इंडोर्सर इज लायबल टू सब्सिक्वेंट इंडोर्सर, यानी बकर लायबल है चांद को, चांद लायबल है दाऊद को, या यूं कह ले चांद लायबल है दाऊद को और बकर लायबल है चांद को। और फिर इसके बाद असलम लायबल होगा बकर को। तो इसी लाइन को ये लिख रहा है कि इफ एन इंस्ट्रूमेंट इज डिसऑनर्ड, यानी ड्यू डेट पे असलम भाई ने पेमेंट नहीं की, एवरी इंडोर्सर इज लायबल टू पे टू सब्सिक्वेंट इंडोर्सर आर डायरेक्ट टू होल्डर। हाँ जी, असलम डायरेक्ट दाऊद को भी पैसे दे सकता है और इवन बकर भी डायरेक्ट दाऊद को पैसे दे सकता है। दाऊद के पास ऑप्शन है, दाऊद चाहे तो प्राइमरी पार्टी लायबल टू पे, प्राइमरी पार्टी लायबल टू पे कौन है? असलम। सेकेंडरी पार्टी लायबल टू पे कौन है? बकर और चांद। दाऊद चाहे तो असलम से पैसे ले ले, चाहे तो बकर से, चाहे चांद से। बकर या चांद से क्यों पैसे वसूल कर सकता है? क्योंकि वो इंडोर्सर थे और हर इंडोर्सर सब्सिक्वेंट इंडोर्सर को लायबल है। अगर इंस्ट्रूमेंट की पेमेंट नहीं होती तो वो उसको पे करेगा। कुछ समझ आई है बात? क्या दाऊद चांद को बाईपास करके बकर से पैसे वसूल कर सकता है अगर ये डिसऑनर हो जाए? इसका जवाब है यस। बकर चांद को लायबल था, चांद देखें, बकर असल में लायबल चांद को नहीं था। जरा गौर से सुनिएगा, बकर लायबल था कि जो उसने इंस्ट्रूमेंट चांद को दिया है, इस इंस्ट्रूमेंट की पेमेंट चांद को करे या जिसको चांद ऑर्डर करे उसे करे। ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट की नेचर ही ऐसी होती है। ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट में लाजमी तो नहीं होता कि जिस पार्टी को आप दे रहे हैं इंस्ट्रूमेंट उसी को पेबल होगा, क्या लाजम होता है? वो क्या उसके अलावा किसी और पार्टी को भी पेबल हो सकता है? यस, हो सकता है। इसीलिए ड्यू डेट पे दाऊद अगर असलम के पास जाता है और डिसऑनर हो जाता है, डिसऑनर का मतलब असलम इसकी पेमेंट नहीं करता, तो फिर दाऊद के पास ऑप्शन है, चाहे तो वो रिवर्स ये चांद से पैसे निकलवाए, चांद बकर से पैसे निकलवाए, बकर फिर असलम से निकलवाए, पहली ऑप्शन। दूसरी ऑप्शन, दाऊद चाहे तो इस सीक्वेंस को ब्रेक करके डायरेक्ट बकर से पैसे ले ले। और तीसरी ऑप्शन, चाहे सारे सीक्वेंस छोड़ के डायरेक्ट असलम के खिलाफ एक्शन ले ले। याद है वो कैरेक्टरिस्टिक्स, ट्रांसफरी कैन सू इन इट्स ओन नेम। याद रखे जो अल्टीमेट होल्डर है ना, वो प्राइमरी पार्टी के खिलाफ भी केस फाइल कर सकता है और प्राइमरी पार्टी के अलावा जो दरमियान में सेकेंडरी पार्टीज है ना, उनमें से भी किसी के खिलाफ केस फाइल कर सकता है, लेकिन किसी एक के खिलाफ कर सकता है। ऐसा नहीं होगा कि अगर ड्यू डेट पे ये चेक डिसऑनर हुआ है तो दाऊद असलम के खिलाफ भी केस फाइल कि तुम भी पैसे दो, चांद से कहे तुम भी पैसे दो, बकर से कहे तुम भी पैसे दो, एक इंस्ट्रूमेंट में 4-4 दफा पेमेंट नहीं लेगा। कुछ समझ आई कि नहीं आई? डायरेक्ट टू, पूरी लाइन बोले क्या है? एक तो पीछे एवरी इंडोर्सर इज लायबल टू पे टू सब्सिक्वेंट इंडोर्सर। एवरी इंडोर्सर इज, हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पे देखे बकर इंडोर्सर है। अच्छा, यहाँ पे आगे मजीद आगे चलते हैं, आगे एक और पार्टी ले आते हैं, एहसान। ठीक है, ड्यू डेट पे एहसान, अब अल्टीमेटली प्रोमिसरी नोट किसके पास है? एहसान के पास। ड्यू डेट पे असलम के पास कौन जाएगा? एहसान। असलम के पास गया, एहसान, असलम ने कहा भाग जाओ, छुट्टी करो, कोई पैसा नहीं है मेरे पास। बताइए लीगली किसका राइट है इस प्रोमिसरी नोट, इस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर पैसे वसूल करने का? लीगल राइट इस वक्त किसका है? एहसान का। बाकी बकर, चांद और दाऊद का भी लीगल राइट तो नहीं है। क्यों नहीं है? वो अपना लीगल राइट ट्रांसफर कर चुके हैं। कैसे ट्रांसफर कर चुके हैं? निगोशिएशन के जरिए। तो लीगल, इस वक्त होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट कौन है?
इस वक्त होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट कौन है? एहसान। अब एहसान के पास क्या ऑप्शंस हैं? पहली ऑप्शन, वो इन सारे पार्टीज को छोड़े एहसान और डायरेक्ट असलम के खिलाफ केस फाइल करे कोर्ट में और इससे पैसे वसूल करवाए। पहली ऑप्शन ये है। दूसरी ऑप्शन क्या है? डायरेक्ट नहीं, बल्कि एहसान दाऊद के पास जाए, दाऊद क्या करेगा? दाऊद एहसान को पैसे दे के इंस्ट्रूमेंट अपने पास रख लेगा। फिर दाऊद वापस जाएगा चांद के पास, चांद कहेगा ओ सॉरी मैंने इंस्ट्रूमेंट आपको ट्रांसफर किया था, ये डिसऑनर हो गया, कोई बात नहीं, मैंने आपको इंस्ट्रूमेंट दिया था वो डिसऑनर हो गया, मैं मानता हूं, ये पैसे लीजिए, इंस्ट्रूमेंट मुझे दे दे। चांद से फिर चांद किसके पास जाएगा? बकर के पास, और बकर फिर असलम से पैसे रिकवर करवाएगा। ऐसे भी हो सकता है, यानी चेन वाइज भी चल सकता है एहसान और डायरेक्टली असलम के खिलाफ केस भी फाइल कर सकता है। और लॉ ने एक तीसरा रास्ता भी बताया, एहसान चाहे तो कुछ पार्टीज को छोड़ के डायरेक्ट बकर के खिलाफ भी केस या डायरेक्ट बकर के पास भी जा सकता है। इसको उसने कहा है कि हर जो बंदा इंडोर्स कर रहा है इंस्ट्रूमेंट, वो सब्सिक्वेंट इंडोर्सर को लायबल है अगर डिसऑनर होता है। अच्छा, इसको छोटी सी एग्जांपल से सुने। मेरे पास एक चेक है, मैंने इनको पेमेंट करनी है, इनका इनके साथ लेन देन चल रहा है, इनका इनके साथ लेन देन चल रहा है। मैंने 50,000 का चेक लिखा, इनको दे दिया, इन्होंने पेमेंट कर दी इनको, बेरर चेक का फर्ज करें, चेक इनके पास चला गया, इन्होंने पेमेंट कर दी तीसरे बंदे को, पहली पार्टी 1, पार्टी 2, पार्टी 3। पार्टी 3 बैंक के पास गई, पैसे ही नहीं थे अकाउंट में, चेक हो गया डिसऑनर। अब ये भाई किसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं? स्टेप नंबर 1, क्या मेरे खिलाफ डायरेक्टली एक्शन ले सकते हैं? यस। स्टेप नंबर 2, ये इससे पैसे रिकवर करवाएंगे? क्या ये भाई इनको लायबल हैं? क्या ये इंडोर्सर नंबर 2 नंबर 3 को लायबल है? बिल्कुल लायबल है। कि भाई तूने चेक दिया था, ये चेक पकड़, मुझे पैसे दे। अच्छा, इंडोर्सर 2 के पास चेक आ गया, अब ये किसके पास जाएगा? इंडोर्सर 2। क्या इंडोर्सर 1 सब्सिक्वेंट इंडोर्सर यानी नंबर 2 को लायबल है? बिल्कुल। क्यों? क्योंकि इसने वो चेक दिया था इंडोर्सर 2 को। तो होल्डर, ये कौन है? होल्डर या इंडोर्सी। होल्डर डायरेक्ट जो ड्रॉ किया है जिस पार्टी ने, उस पे भी क्लेम कर सकता है, केस फाइल कर सकता है, सू कर सकता है, और वो किसी भी इंडोर्सर को कर सकता है केस फाइल। अच्छा, सबसे अहम क्वेश्चन, क्या ये होल्डर इंडोर्सर नंबर, ये पार्टी नंबर 2 को छोड़ के डायरेक्ट पार्टी नंबर 1 के खिलाफ केस कर सकता है? बिल्कुल, क्योंकि चेक इसी के हाथों से आगे गया है ना, तो इसको अगर दरमियान से निकाल देना चाहिए। ठीक है, ये तो अच्छा है, सिंपल हो जाएगा। इनडायरेक्टली भी तो इसके पास ही आना था, अब डायरेक्टली इसके पास आ गया, फर्क क्या हुआ? कुछ भी नहीं। कुछ बात समझ आई है? ये है वो कंसेप्ट के कह रहा है कि जब डिसऑनर होगा तो होल्डर को कौन लायबल है कंपनसेट करने के लिए, पेमेंट करने के लिए? एवरी इंडोर्सर। ऐसा एवरी इंडोर्सर का यह मतलब नहीं है कि हर इंडोर्सर 50-50 हजार देगा उसको। 10 इंडोर्सर है तो उसके पास 5 लाख हो जाएंगे, इसका ये मतलब नहीं है। एवरी की बजाय समझ लें एनी इंडोर्सर, किसी एक के खिलाफ एक्शन ले सकते, दरमियान की पार्टी फिर निकल जाएंगी। कुछ समझ आई जी? मेरे में कुछ टाइम बार्ड वाली सिचुएशन आ गई, ये तो डिसऑनर्ड हो गया ना। नहीं, टाइम बार्ड वाली सिचुएशन आ जाए तो फिर वो दोबारा इंस्ट्रूमेंट कराना। टाइम बार्ड की केस में फिर इंस्ट्रूमेंट खत्म हो जाता है, तो आपको पता है ना, जब टाइम गुजर जाए तो फिर इंस्ट्रूमेंट खत्म है, दोबारा फिर उसको भी रिन्यू करें। जी बिल्कुल। जी कुछ क्लियर हुआ? और कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं पूछ लें। इंडोजी तो सिंगल होता है, इंडोजर हो सकते हैं ज़्यादा? इंडोर्सर भी एक एक होगा, एक एक करके चाहे 10 इंडोर्सर हो जाए, एक एक करके चाहे 10 इंडोर्सर हो जाएं, जब ठीक है, लेकिन वो होगा सिंगल ही, क्योंकि हमने ये पढ़ा हुआ है कि जब इंडोर्स करना है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को तो सिंगल पार्टी को करना है।
चलिए मज़ीद कोई क्वेश्चन, आगे बढ़े मज़ीद, काफ़ी है। अच्छा एक काम करना है आपने, आप बच्चे आज ज़रा कम है, ठीक है, हाँ चाहिए। एक काम करना है आपने आज, ये आपको मैं फॉर्मेट बता रहा हूँ, आपने ये 2 फॉर्मेट रीड करने हैं बार बार, छोटे छोटे हैं, 2-2 लाइंस है, लेकिन इसमें कंसेप्ट्स हैं। एक है पेज 230 पे स्पेसिमेन ऑफ प्रोमिसरी नोट, इसको स्टार लगाएं, ये आपने आज 2-3 दफ़ा पढ़ना है। और फिर इसके बाद पेज 233 इस पे है स्पेसिमेन ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, नजर आ रहा है आपको, इसको भी बार बार पढ़ना, ठीक है। अगर आपने इसको पढ़ लिया तो फिर हम जो नेक्स्ट इन कंसेप्ट्स को कवर करेंगे तो इंशाल्लाह उसमें आसानी हो जाएगी। अगर ये आपको समझ आ गया ना क्या लिखा हुआ है तो इसके एसेंशियल्स ऑटोमेटिकली समझ आ जाएंगे। रीड करेंगे जी, चलिए मजीद कोई क्वेश्चन? चलिए आज आपको 15 मिनट जल्दी छुट्टी मिल रही है, ठीक है, तो खूब याशी करें, जी लें अपनी ज़िंदगी यार, ठीक है। कल इंशाल्लाह कसर पूरी करेंगे, ठीक है। चलिए आज का लेक्चर यहाँ ख़त्म करते हैं, अल्लाह हाफिज़।